आप सोच रहे हैं ये बस एक बंगला है? नहीं, ये वो जगह है जहां एक दिन नाली ने राज नहीं, सवाल उगल दिए। 29 दिसंबर 2006 नोएडा के सेक्टर 31 में एक घर के पीछे की नाली पर भीड़ जमा हुई और फिर हर कोई एक ही बात बोल रहा था। इतने बच्चे गायब कैसे? अब आपसे सीधा सवाल, अगर ये सब इतना बड़ा था तो ये इतने समय तक छुपा कैसे रहा? लोकेशन याद रखिए, हाउस D5 सेक्टर 31 नोएडा। बाहर से सब सामान्य, गेट, दीवार, एक शांत कॉलोनी। लेकिन इस केस का डर यही है, अपराध कोई हॉरर फिल्म की तरह शोर नहीं करता। वो रोजमर्रा के बीच में चुपचाप चलता है और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब अगला सवाल, क्या ये कहानी एक दिन में फूटी या धीरे धीरे बनाई गई? यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग कामकाजी थे, पास झुग्गियां, छोटे कमरे, रोज की मेहनत। और इस माहौल में सबसे कमजोर होते हैं बच्चे। कोई स्कूल जाता है, कोई खेलने निकलता है, फिर एक दिन घर का दरवाजा खुला रह जाता है और वापस लौटने की आवाज नहीं आती। आप सोचिए, जब एक बच्चा गायब होता है तो घर में क्या बदलता है, और जब कई बच्चे गायब हों तो पूरा मोहल्ला कैसी सांस लेता है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में पृष्ठभूमि साफ लिखी है। 2005 की शुरुआत से निठारी के आसपास महिलाओं और बच्चों के गायब होने की रिपोर्टें आने लगीं। कई बार लोग बोले, कई बार शिकायत हुई, लेकिन शिकायतें अक्सर कागज में मर जाती हैं। और इस केस में डर यहीं से बढ़ा, क्योंकि गायब होना धीरे धीरे खबर नहीं, आदत लगने लगा। अब सवाल, 2005 में ही अगर सिस्टम सतर्क होता तो 2006 में क्या होता? अब एक पल जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिकॉर्ड में लिखा है, मार्च 2005 में पास खेल रही बच्चों ने एक संकरी खुली पट्टी में मानव हाथ जैसा कुछ देखा। और फिर समय गुजर गया। आप समझ रहे हैं, ऐसा संकेत अगर किसी भी जगह मिले तो शहर रुक जाता है, लेकिन यहां शहर नहीं रुका। अब सवाल, क्या लोगों ने डर के कारण चुप्पी चुनी या उन्हें भरोसा था कि कुछ नहीं होगा? और फिर वही डर दोबारा लौटता है। रिकॉर्ड में अगली तारीख आती है, 3 दिसंबर 2006। ड्रेन की सफाई के दौरान फिर एक हाथ दिखने का उल्लेख। अब सोचिए, अगर एक संकेत 2 बार आए तो वो संकेत नहीं रहता, वो अलार्म बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, अलार्म बजा तो सही, पर दरवाजा किसने खोला और कितनी देर बाद? अब कहानी में आता है एक नाम, पायल। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड बताता है कि 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने उसे FIR नंबर 838/2006 से जोड़कर कार्रवाई की। इसी गायब होने वाले केस ने जांच को तेज किया। आप इसे ऐसे समझिए, कई शिकायतें थीं, लेकिन एक केस ने दरवाजा खोल दिया। अब सवाल, अगर पायल का केस ट्रिगर बना तो उससे पहले जिन परिवारों ने रोना रोया, उनकी आवाज क्यों नहीं बनी ट्रिगर? इसी तरह के मामलों में एक पैटर्न दिखता है। पहले परिवार दौड़ते हैं, फिर थाने के चक्कर, फिर कलाना, फिर देखते हैं, और परिवार का डर गुस्से में बदल जाता है। निठारी में भी यही हुआ। लेकिन अब अगला मोड़ सुनिए। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस जब D5 पहुंची तो वहां पहले से एक बड़ी भीड़ जमा थी। सवाल, भीड़ पहले कैसे पहुंची और भीड़ क्या महसूस कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 29 दिसंबर 2006 को सुरेंद्र कोली को हिरासत में लिया गया और उसी दिन मोनिंदर सिंह पंढेर को D5 के बाहर रोका या डिटेन किया गया। जब पुलिस और पंच D5 के पास पहुंचे, भीड़ पहले से खुदाई कर रही थी। अब यहां से कहानी अंधेरी हो जाती है, क्योंकि उसी जगह से कई खोपड़ियां, हड्डियां, जूते, कपड़ों जैसी चीजें मिलने का उल्लेख आता है। अब सवाल, अगर भीड़ खुदाई कर रही थी, अब आप ध्यान दीजिए, यही जगह है जहां केस क्राइम से ज्यादा जांच बन जाता है।
क्योंकि अलग अलग ट्रायल में कोर्ट एक ही सवाल बार बार पूछता है। क्या कबूलनामा सच में स्वेच्छा से था? क्या रिकवरी कानूनी तौर पर टिकती है? क्या घर के अंदर ऐसे निशान मिले जो अपराध को जोड़े? और अगर नहीं, तो शक कितना भी बड़ा हो वो प्रूफ नहीं बन सकता। अब सवाल, क्या आप तैयार हैं उस फैसले के लिए जिसने सब उल्टा कर दिया? 16 अक्टूबर 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मामलों में बरी कर दिया। रिपोर्टिंग में बॉच्ड अप प्रूव यानी खराब टूटी फूटी जांच जैसी कड़ी टिप्पणी सामने आई। ये वो मोड़ था जहां लोगों का दिमाग रुक गया, क्योंकि जिन्होंने सालों तक दोषी मान लिया था, अब वे कानूनी तौर पर बरी हो रहे थे। अब सवाल, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और उसने किस चीज को सबसे कमजोर माना? सुप्रीम कोर्ट के 2025 की क्यूरेटिव जजमेंट में हाईकोर्ट की वजहें साफ लिखी हैं। कबूलनामा रिकॉर्ड होने से पहले आरोपी करीब 60 दिन लगातार पुलिस कस्टडी में था। उसे मीनिंगफुल प्राइवेट लीगल एड यानी सही और निजी कानूनी मदद नहीं मिली, ऐसा रिकॉर्ड हुआ। और मजिस्ट्रेट की संतुष्टि भी उतनी साफ नहीं मानी गई जितनी कानून चाहता है। अब सवाल, 60 दिन बाद रिकॉर्ड बयान, क्या वो सच बोलता है या डर? और एक बात, हाई कोर्ट ने ये भी नोट किया कि रिकॉर्डिंग की शुरुआत में ही आईओ को कमरे में लाया गया और वो बाहर तुरंत मौजूद रहा। इससे स्वेच्छा पर शक बढ़ता है। इसके अलावा जजमेंट में ये भी आता है कि बयान के अंदर ही ट्यूटरिंग और टॉर्चर जैसी बातों के संकेत दिखे। अब यहाँ आप रुकिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर कबूलनामा कानूनी तौर पर ही गिर जाए तो केस का मुख्य खंभा गिर जाता है। अब सवाल, फिर बचता क्या है? अब दूसरे खंभे पर आइए, रिकवरी। हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट वाली डिस्कवरी ठीक से साबित नहीं हुई। कुछ जगहें ओपन थीं, पहले से ज्ञात थीं और डॉक्यूमेंट्स में विरोधाभास दिखे, ऐसा कोर्ट ने माना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में हाई कोर्ट की ये बात भी दर्ज है कि D5 के अंदर ऐसा कोई स्पष्ट इंक्रिमिनेटिंग ट्रेस नहीं मिला जो कई अपराधों को घर के अंदर जोड़ दे। अब सवाल, जब घर के अंदर लिंक नहीं तो कथा बाहर कैसे टिके? डीएनए ने कुछ परिवारों को पहचान दी, ये रिकॉर्ड में है, लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि डीएनए परिवारों से लिंक कर सकता है, पर एक्टस रियस यानी किसने किया, उससे आरोपी को जोड़ नहीं पाया। हथियार औजारों पर भी वो फॉरेंसिक कड़ी नहीं बनी जो कोर्ट को चाहिए थी। और फिर एक लाइन, हाई कोर्ट ने जांच को बॉच्ड एंड शिफ्टिंग कहा, मतलब कहानी बार बार बदलती रही। अब सवाल, क्या दबाव में जांच ने अपनी ही कहानी बदल दी? और एक एंगल जिसने लोगों को और बेचैन किया, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में लिखा है कि हाई कोर्ट ने कहा मटीरियल एवेन्यूज यानी जरूरी रास्ते, जैसे ऑर्गन ट्रेड एंगल जो एक सरकारी समिति ने नोट किया था, उसे ठीक से जांचा नहीं गया। ध्यान दीजिए, ये सीधे आरोप नहीं, लेकिन एक गंभीर चूक का संकेत है। हो सकता है कहानी में कुछ और भी था जो खो गया। अब सवाल, अगर जरूरी एंगल खो गए तो हम सच तक कैसे पहुंचते? अब आता है सुप्रीम कोर्ट का अगला बड़ा स्टेप। 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की बरी के खिलाफ आई अपीलें खारिज की, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट के फैसले में परवर्सिटी नहीं दिखी। रिपोर्टिंग में यही सार आया, यानी 12 मामलों में बरी फाइनल हो गई। और यहीं एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हुआ। 2011 में एक केस में दोष सिद्धि टिकती थी, बाकी 12 में नहीं। अब सवाल, एक ही आधार पर दो अलग दुनिया, कोर्ट इसे कैसे जोड़ता? और फिर आता है वो फैसला जो इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट बना। 11 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन में 2011 के अपने पुरानी फैसले को रिकॉल करके आरोपी को आखिरी बचे केस में भी बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, जब वही कबूलनामा और रिकवरी 12 केसों में अविश्वसनीय या अस्वीकार्य माने गए, तो एक केस में उसी आधार पर सजा रखना आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ होगा।
अब सवाल, इसका मतलब क्या है? न्याय मिला या न्याय फंस गया? अब इस पॉइंट पर आप खुद से एक सवाल पूछिए। जब कोर्ट कहता है सस्पिशन प्रूफ नहीं है, तो वो सही है, लेकिन परिवारों के लिए क्या होता है? उनके लिए तो हर रात प्रूफ होती है। खाली बिस्तर का प्रूफ, बंद फोन का प्रूफ, और वो प्रूफ कि कोई जवाब नहीं आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीप रिग्रेट जैसा भाव भी दर्ज किया, क्योंकि जांच मशीनरी सही तरीके से काम नहीं कर पाई। अब सवाल, अगर जांच ही टूट जाए तो सबसे पहले कौन हारता है? अब मनोविज्ञान की बात, सीधी भाषा में। ऐसे केसों में समाज दो चीजें करता है। पहला, एक विलन ढूंढता है ताकि डर को नाम मिल जाए। दूसरा, जब केस पलटता है तो समाज गुस्से में सिस्टम को विलन बना देता है। लेकिन असली खतरा तीसरा है, जब हम अगले केस में फिर वही गलती दोहराते हैं। जल्दबाजी, टनल विजन और कमजोर सबूत। अब सवाल, क्या हम सच में सीखते हैं या बस अगले डर तक भूल जाते हैं? निठारी हमें ह्यूमन बिहेवियर का एक और हिस्सा दिखाता है, बाईस्टैंडर इफेक्ट। जब कई लोग एक ही डर देखते हैं तो हर कोई सोचता है कोई और बोल देगा। फिर शिकायत देर से होती है, और देर से हुई शिकायत में सबूत कमजोर होता है। इसके बाद जांच पर दबाव बढ़ता है, और दबाव में गलतियां बढ़ती हैं। ये एक चेन रिएक्शन है। अब सवाल, अगर पहला कदम तेज होता, शिकायत, खोज, एविडेंस सीलिंग, तो क्या बाद की अदालतें अलग फैसला देती? अब सबसे प्रैक्टिकल लेसन, आप किसी भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री में सुनते हैं चेन ऑफ कस्टडी। आसान मतलब, सबूत जिस हालत में मिला उसी हालत में सही रिकॉर्ड हो, सही सील हो, सही तरीके से लैब जाए और कोर्ट में उसी तरह साबित हो। अगर शुरुआत में भीड़ खुदाई कर रही हो, जगह ओपन हो, मेमो में विरोधाभास हो, तो कोर्ट में बचाव को मौका मिल जाता है। अब सवाल, क्या निठारी में सच हार गया या प्रक्रिया की कमजोरी में दब गया? अब आप वापस उसी गेट पर आइए। D5 आज भी एक स्थान है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये एक डर है। पानी बहता है पर सवाल नहीं बहते। 2006 में लोग पूछ रहे थे कौन कर रहा है। 2025 में लोग पूछ रहे थे क्या हम सही व्यक्ति तक पहुंचे। और दोनों सवालों के बीच एक लंबा, थका देने वाला समय है जहां परिवार इंतजार करते रहे। अब सवाल, क्या कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कानूनी अंत मिल जाता है पर मानसिक अंत नहीं? और अब आखिरी बात, आपसे सीधे, निठारी हमें ये नहीं सिखाता कि डरना नहीं चाहिए। निठारी सिखाता है कि डर के समय सिस्टम को तेज और साफ होना चाहिए। शिकायत को कल पर मत टालो, एविडेंस को भीड़ में मत खोने दो, और जांच को जल्दी दिखने वाले नतीजे के लिए मत चलाओ। क्योंकि अगर जांच कमजोर होगी तो अपराधी भी बच सकता है और निर्दोष भी फंस सकता है। अब सवाल, हम किससे ज्यादा डरते हैं, अपराध से या सच से? आज जब आप निठारी का नाम सुनते हैं तो उसे सिर्फ क्राइम स्टोरी मत समझिए, उसे एक चेतावनी समझिए। क्योंकि ये केस एक साथ दो बातें कहता है। पहली, जब लापता लोगों की आवाज को देर से सुना जाता है तो नुकसान बढ़ता है। दूसरी, जब जांच में प्रक्रिया टूटती है तो सबसे भयानक सच्चाई भी अदालत में टिक नहीं पाती। और फिर समाज के पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं, डर और शक। तो आखिरी सवाल आपके लिए, अगर कल आपके शहर में कोई बच्चा गायब हो तो क्या आप किसी और की बोलने का इंतजार करेंगे या खुद बोलेंगे?